जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम के ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम संज्ञा है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञा होती क्या है? जिस शब्द यानी जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कोई ना कोई क्या है? नाम होता है। नाम यानी अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द जैसे पशु एक जाति का बोध कराता है। सुंदरता एक गुण है जो कि भाववाचक संज्ञा का गुण होता है। मोहन एक व्यक्ति है। दिल्ली एक स्थान का नाम बोध कराता है। और बुढ़ापा एक भाववाचक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी संज्ञा की परिभाषा थी। आपको इसके भेद बताता हूँ। इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहला जो भेद होता है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहला भाग जो बताया है संज्ञा के 5 भेदों में, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके एक छोटा एक ट्रिक के थ्रू आपको नोट करा देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष यानी कोई महत्वपूर्ण विशेष व्यक्ति अथवा स्थान या फिर किसी स्थान का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा क्या है? एक नदी का नाम है जो कि विशेष है। विशेष कैसे है? क्योंकि गंगा जो नदी है, पूरे ब्रह्मांड में जो नदी एक ही गंगा नदी है, बाकी दूसरी नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा का जो अर्थ है किसी वस्तु या प्राणी की जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या प्राणी के जो है संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक का जैसे भाव से समझ पा रहे हो आप, किसी के भाव से संबंधित, जैसे किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म गुण का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ है जिसे पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा समूह या किसी एक समुदाय का, पूरे समूह का जो बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहती है। चलिए इसे अब हम डीपली पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, इनकी डेफिनेशन नहीं सहित। सबसे पहला जो संज्ञा के भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा से आप समझिए। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। तो जैसे उदाहरण भी दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर आप समझिए। उदाहरण है जैसे पहला जो व्यक्ति है भगत सिंह, एक विशेष पहचान है भगत सिंह के नाम की। महात्मा गांधी जो हमारे देश के बापू के नाम से विख्यात है,
इनका नाम महात्मा गांधी है, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा। इसके अलावा स्थान में दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। इसके अलावा इमारत से संबंधित जो इमारत है जैसे कि ताजमहल, ये भी एक क्या है, एक विशेष स्थान है। लाल किला, ये भी एक विशेष स्थान है। हवा महल आदि। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इसके अन्य तथ्य भी हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के कुछ उदाहरण हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। राम, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान क्या है, स्थान कौन सा है, शिमला, या वस्तु के बोधक है। तो चलिए नेक्स्ट संज्ञा का भेद शुरू करते हैं। अगला जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। दोबारा से समझिए, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में हम इसके अलावा कैसे समझ सकते हैं? ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति का बोध का, उसको संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए दोस्तों, जैसे वस्तु के अंदर कार के अंदर बहुत सारी कार की वैरायटी आती है। जैसे आप जानते हैं होंडा की भी कार है। इसके अलावा टोयोटो, सेंट्रो, इसके अलावा बहुत सारी कार की अलग अलग वैरायटी है। लेकिन कार क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि कार के अंदर बहुत सारी कारों का एक क्या है? समूह है, यानी संपूर्ण जाति है। इसके अलावा मोबाइल में भी अलग अलग मोबाइल की वैरायटी के मोबाइल आते हैं, जैसे सैमसंग। इसके अलावा आप जानते हैं सैमसंग है, आईफोन, इसके अलावा एलजी, ये अलग अलग वैरायटी के मोबाइल हैं। इसके अलावा आप स्थान का बोध करते हैं, पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत है, तालाब, गांव के अलग अलग नाम, शहर है इत्यादि। प्राणी में पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। तो दोस्तों जैसे आप समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अन्य तथ्य जो हैं इस प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप नोट कीजिएगा। जैसे गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रखने की प्रेरणा देते हैं। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं समझा चुका हूँ, आपको पता चल गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए अब संज्ञा का नेक्स्ट भेद शुरू करते हैं, जिसका तीसरा भेद जो है हमारा तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक
शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से, किससे? हमारे भावों से होता है। ये केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। क्या होती है? भावनाएं प्रमुख होती हैं, हमारे भाव प्रमुख होते हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भाव में जैसे खुशी, अगर आदमी खुश है तो उसके जो भाव क्या होगा? खुशी होगी उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्रोध, दुख का क्या भाव है? दुखी। तो दुखी व्यक्ति है तो उसका क्या भाव होगा? दुखी। इसके अलावा दशा, भूखा, कोई आदमी भूख लगी है तो उसे क्या बोलते हैं? ये भूखा है। प्यास, गरीबी इत्यादि। गरीब आदमी का जो गरीब है तो उसका गरीब का जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? गरीबी। इसी तरह अवस्था की बात है, बूढ़ा आदमी होगा तो उसका क्या होगा? बूढ़ा आदमी का जो भाव होगा, भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो होगा बुढ़ापा। इसके अलावा जवानी, जवान आदमी है तो उसके जो भाववाचक हो गए संज्ञा का उदाहरण जवानी होगा। तो दोस्तों मैं आपको समझा सकूँ भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य तथ्य भी है जिसमें मैं आपको उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। इसके अलावा ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति दुखी है और दुख के जो भाव होता है उसे भाव के लिए क्या लिखेंगे? दुखी। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका भाव क्या है? दुखी। सुंदर, अरे जैसे कि ताजमहल सभी जानते हैं ताजमहल बहुत सुंदर है, तो सुंदर वस्तु के लिए क्या होता है? उसका भाव सुंदरता। सुंदर वस्तु के लिए जो भाव होगा वो सुंदरता का होगा। आम जो है वो फल है जिसमें जो मीठा होता है, उसका जो भाव होगा उसमें मिठास होता है। मीठी वस्तुओं का जो भाव होता है वो मिठास होता है। चलिए दोस्तों, संज्ञा का चौथा भेद शुरू करते हैं जिसका नाम है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। समुदाय और समूह यानी एक जैसी वस्तुओं का इकट्ठा होकर जो ग्रुप हो जाता है यानी समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे कि मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है वह शब्द क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग यानी वर्ग क्या बोलते हैं? ग्रुप को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा कुछ और उदाहरण भी है। जैसे हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। तो इसमें जो सेना है, सेना, सभा, कक्षा में कौन बैठता है? विद्यार्थी। बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर क्या होता है? कक्षा बनती है। झुंड होता है, बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप में, तो उसे क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। बहुत सारी लकड़ी को एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए तो उसे गट्ठा बोलते हैं। लकड़ी का गट्ठा, ये क्या होता है? एक समूह का संकेत बताते हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है इसके, मैं आपको तथ्य बताता हूँ। जैसे कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है। कक्षा 10 यानी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, पूरा एक जो कक्षा का ग्रुप है कक्षा 10 का, उसी के बारे में बताया। कक्षा 10 के छात्र बहुत ही मेहनती हैं। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे सभा क्या यानी मीटिंग, यानी सभा कब होती है? जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ इकट्ठा बैठते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का जो एक ग्रुप एक साथ इकट्ठा जब बैठता है तो उसे क्या बोलते हैं? सभा या मीटिंग का आयोजन किया गया। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा सामुदायिक समूह वाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग, जिसे नाम से स्पष्ट होना है, संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, संज्ञा का अगला भेद शुरू करते हैं, जो अंतिम भेद है, जिसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी पदार्थ धातु या द्रव यानी लिक्विड को दर्शाता है तो उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। दोबारा से आप डेफिनेशन सुनिए। जो शब्द किसी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण दिए गए, तेल क्या है? एक द्रव है। पानी भी द्रव है, दूध भी एक द्रव है, घी भी एक द्रव है। लोहा क्या है? धातु है। सोना धातु है। तांबा क्या है? एक धातु है, इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। गाय का जो दूध है, दूध क्या आता है? एक क्या है? दूध द्रव्य, अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहा क्या है? एक पदार्थ है, या धातु है, से बनने से क्या बनता है? औजार बना इसका, बहुत मजबूत होते हैं। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। इन पंक्तियों में दूध, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके। द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ फैक्ट। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण सहित: गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैं आपको अभी जो वीडियो आपके सामने लेकर आया था, इन वीडियो में आपको स्पष्ट हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यह मैं आपको उदाहरण से ही समझा चुका हूँ। तो ये जो वीडियो जो आज का टॉपिक था, यहीं आप हम समाप्त कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे आपको। उसके लिए नमस्कार, जय हिंद।